ब्रेक के बाद बड़ी खबर भोपाल से। डेंगू के मरीजों ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मरीजों का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच गया। 2018 में प्रदेश में डेंगू के 4997 मरीज मिले थे। इस साल जनवरी से अगस्त तक डेंगू के 1674 नए मरीज मिले। सितंबर के महीने में अकेले 4000 से ज्यादा नए मरीज आए। मलेरिया विभाग ने मच्छरों पर जो दवा निष्प्रभावी हो गई, मतलब जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो बदल दी है। कोरोना के बाद अब डेंगू का संक्रमण बढ़ना शुरू हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये एकमात्र औपचारिकता थी और अब वो औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब जो संशय था वो भी लगभग खत्म हो चला है, खत्म हो गया है। उपचुनाव के लिए नामों का ऐलान। बीजेपी चूंकि चौंकाने वाली पार्टी है, इस वजह से उस पर्चे का, एक ऑफिशियल पर्चे का इंतजार किया जा रहा था और यह भी कहा गया था कि हम नवरात्र की शुरुआत में ही या नवरात्र के दिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। इससे पहले हम लगातार आपको बताते रहे कि योद्धा लगभग तय है, सिर्फ एक ऐलान बाकी है। वो औपचारिक ऐलान भी हो गया है। हमने लगातार आपको बताया खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, ये एक नया नाम था। हालांकि जो और भी जो यहां पर कैंडिडेट थे खंडवा में, वो ऊपर थे। बावजूद उसके ज्ञानेश्वर पाटिल, रैगांव से प्रतिमा बागरी, पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव, जोबट से सुलोचना रावत, ये हम लगातार आपको बता रहे थे। हमारे दर्शकों के लिए हालांकि चौंकने वाली कोई बात नहीं है। अल सुबह ही जो अखबारों को लेकर भी डिस्कशन हुआ, उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई कि यही नाम फाइनल है। सिर्फ एक मुहर लगनी बाकी थी, तो अब वो मुहर लग गई है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, ये लोकसभा सीट है, बेहद महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वर पाटिल नंद कुमार सिंह चौहान के काफी करीबी। बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल पर भरोसा जताया। ओबीसी चेहरा, लंबे अरसे बाद ओबीसी चेहरा। ज्ञानेश्वर पाटिल इस वजह से भी रेस में आगे रहे क्योंकि प्रमुख रणनीतिकारों में और मैनेजमेंट में ये यही किया करते थे नंद कुमार सिंह चौहान के लिए। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, हालांकि हमारे दर्शकों के लिए चौंकने वाली कोई बात नहीं, ये तमाम नाम हमने पहले ही बता दिए थे, सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो अब पूरी हो गई। रंजना। जी ललित, बिल्कुल खंडवा सीट से जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है, वो नाम अगर कहा जाए तो पहले से ही संगठन के पास था। संगठन ने उस पर काफ़ी विचार विमर्श भी किया था और जीत के लिहाज से, क्योंकि ये जो सीट है बीजेपी के खाते में ही थी। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो सीट है फिर से भारतीय जनता पार्टी के ही पास पहुंचे, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो जो कैंडिडेट है उसको लेकर किस तरीके से जनता के बीच में प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेला है और ज्ञानेश्वर जो पाटिल हैं उनको यहाँ से जो मैदान में उतारा है और एक तरह से रणनीतिकार भी कहा जा सकता है। लेकिन संगठन की पसंद है और एक नया चेहरा है जो कि जनता के बीच लेकर जाना चाहती थी पार्टी, और यही वजह है कि अब ज्ञानेश्वर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और जनता इन पर कितना भरोसा जताती है, ये तो उपचुनाव में जब मतदान होगा तब पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से जनता का भरोसा ज्ञानेश्वर के साथ है। लेकिन नंद कुमार सिंह चौहान की बात करी जाए ललित, तो जनता के बीच अच्छी पकड़ थी कामकाज को लेकर। जो जनता के बीच उनका जिस तरीके से उनकी पैठ थी वो बाकी बेहद अच्छी थी और यही वजह है कि जनता का समर्थन उनको मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस समर्थन को इस उपचुनाव में भी भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और यहाँ पर कांग्रेस को जरूर एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा जीत के लिए, क्योंकि जो देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंद जरूर नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष थे, लेकिन वो दावेदारी में थोड़ा सा पिछड़ गए और संगठन की पसंद की आगे हर्ष की जो दावेदारी है वो जरूर कमतर देखी गई और यही वजह है कि अब ज्ञानेश्वर खंडवा लोकसभा सीट से जनता के बीच उतर रहे हैं और उनका जनता का जन समर्थन हासिल करने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। ललित।
वाकई और ये नाम हालांकि लगभग तय थे। खंडवा सीट बेहद महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से रंजना जानकारी दे रही हैं वो दरअसल साख का सवाल भी बन चुकी है। लंबे अरसे तक या लंबे वक्त तक बीजेपी का यहाँ से चूंकि कब्जा भी रहा। एक और खास बात है कि रंजना के जोबट से सुलोचना, उनका नाम ये फाइनल अब कर दिया गया है। लेकिन लगातार जो विरोध के स्वर थे उन्हें मैनेज करना अब जोबट में बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। सुलोचना रावत दल बदल कर पहुंची हैं और कांग्रेस से थी और अब भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। और हालांकि उनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही जो बगावती सुर हैं कई कार्यकर्ताओं के वो देखने को मिले थे। कई जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट अगर कहा जाए ललित तो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि विरोधियों को शांत करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अभी विरोध के स्वर जरूर उठ रहे हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद इन तमाम जो अंदरूनी कलह है या जो विरोध के स्वर हैं उनको शांत कर लिया जाएगा। लेकिन अगर यही चीज अगर कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस में फिलहाल जो गुटबाजी है या जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बीच ही किसी नामों को लेकर सहमत ना हो पाना, ये जरूर उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल भरी कही जा सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए ललित तो बड़ी ही अनुशासनात्मक पार्टी वहां पर कही जाती है, लेकिन कांग्रेस में इस चीज की कमी जरूर बड़े स्तर पर देखी जाती है। ऐसे में इस बात पर, इन कमजोरियों पर कांग्रेस को काम करना होगा, तभी जिस तरीके से अभी जो माहौल है तीनों सीटों पर और चौथी जो लोकसभा सीट है जहां पर इन चारों सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, तो कांग्रेस को बहुत सारे बिंदुओं पर अभी काम करना होगा। एक तो जो नाराजगी उनके नेताओं की है, जो कि इस वक्त जबकि चुनाव का वक्त है दल बदल करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो उनको अभी इन नेताओं को अपनी ही पार्टी में बनाए रखना एक सबसे बड़ी चुनौती है। फिर जीत के लिए तमाम नेताओं को एकजुट होकर जनता के बीच जाना है और फिर उसके बाद जीत सुनिश्चित करना, यानी जनता का समर्थन हासिल करना है। और इन तमाम जो बिंदु हैं इन पर फोकस करना कांग्रेस के सामने अभी बड़ी चुनौती होगी। भले ही उनके जो अच्छे कैंडिडेट हैं जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो उनको रोकना कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, क्योंकि वही जनता के बीच एक बेहतर छवि वाले प्रत्याशी थे। ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक तरह से कटाक्ष भी किया था और ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई उम्मीदवार नहीं है, वो हमसे उधार ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उधार लेने वाली बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। जब आपका खुद का प्रत्याशी नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचेगा तो ये कहीं ना कहीं आपकी चूक, आपकी सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी, जिस पर आपको सबसे पहले फोकस करना होगा और इन तमाम कमजोरियों पर काम करना होगा। ललित, चलिए रंजना और बारीकी से जरा सभी सीटों को एक बार समझ लेते हैं। सहयोगी शरद हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। शरद, हम ये कह ही रहे थे कि बस एक औपचारिकता बाकी है, वो औपचारिकता भी पूरी हो गई, नामों का ऐलान कर दिया गया। सिलसिलेवार एक एक सीट पर ये जो नाम आए हैं, एक बार जरा आप इसके बारे में पूरी जानकारी दर्शकों को दें। शरद, देखिए, जैसा कि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे ललित, कि अगर खंडवा की बात करें, खंडवा से हम शुरुआत करें, क्योंकि 4 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, उनमें से 3 विधानसभा और 1 लोकसभा। खंडवा सीट से ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम तय किया गया है और ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम को तय करने के पीछे की 2 वजह हैं। एक तो ये कि कुछ दिनों पहले ही जब चुनाव में टिकट की दावेदारी का सिलसिला चल रहा था, जो प्रदेश प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुरलीधर राव, वो खंडवा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने फीडबैक लेने का काम किया था। उस फीडबैक के दौरान में कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि अर्चना चिटनिस जो पूर्व मंत्री हैं वो दावेदारी कर रही हैं और हर्ष चौहान, जो खुद नंद कुमार सिंह चौहान, जिनके दुखद निधन की वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, उनके बेटे दावेदारी कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच में अगर टिकट का बंटवारा किसी एक को भी होता तो इस तरीके के फीडबैक संगठन को थे कि उसमें पार्टी को बेतरघात की संभावना है और संभव है कि राजनीतिक तौर पर चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़े। ऐसे में फिर कोई तीसरा नाम तय किया जाए, वो कौन हो सकता है? तो फिर ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम सामने आया और ज्ञानेश्वर पाटिल दरअसल उनकी छवि बेदाग छवि के नेता माने जाते हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के एक बेहद करीबी भी रहे हैं और उनका कई बार चुनाव का जो मैनेजमेंट है वो भी उन्होंने संभाला है। तो कहीं ना कहीं इन सारे समीकरणों के बीच में ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम तय माना गया, तय हुआ। जोबट सीट के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, सुलोचना रावत और विशाल रावत अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं।
आयातित नेता हैं। हालांकि पार्टी का अपना कोई नेतृत्व वहां पर या कोई ऐसा नेता जिसको टिकट दिया जा सके, ये भी अपने आप में एक सवाल रहेगा। और विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि क्या बीजेपी के पास अपने नेता नहीं थे जोवट में चुनाव लड़वाने के लिए। तो उसके पीछे की भी एक वजह ये रही कि दरअसल सुलोचना रावत हैं, वो 3 बार की कांग्रेस की विधायक रह चुकी हैं, पूर्व विधायक हैं, और वहां पर उनका जनाधार कांग्रेस के अंदर भी है। और अगर पार्टी को ऐसा लगता था कि अगर वो बीजेपी में आ जाती है तो फिर कांग्रेस की रीढ़ को कमजोर किया जा सकता है, ऐसी सोच संभवतः संगठन की रही होगी। और यही वजह है कि पहले उनको एन वक्त में शामिल कराया गया, तुरंत उनको बीजेपी की शरद, मैं जोवट पे ही आपसे एक और सवाल करना चाह रहा था कि ये जो पूरा परिवार रहा है, ये मतलब एक बड़ा, सबसे पहला तो कि एक आदिवासी चेहरे की जरूरत, दूसरा एक ऐसा परिवार जो लंबे अरसे से कांग्रेसी रहा हो, दिग्विजय सिंह का बड़ा करीबी रहा हो, और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि ये मसला सिर्फ उपचुनाव का नहीं है, ये मसला जो आदिवासियों पे फोकस बीजेपी का बढ़ा है, उसे भी ये आगे मूव ऑन करेगा। यही वजह है कि विरोध के बावजूद यही नाम शरद फाइनल हुआ है। क्या ये भी सही है? सुलोचना रावत को लेकर मैं कह रहा हूं। हालांकि पिछले बार का अगर देखा जाए, विशाल रावत ने तकरीबन 30,000 वोट लिए, पर फिर भी वो जो कलावती भूरिया उन्हें रोक नहीं पाए थे। शरद, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा है। हालांकि इसके पीछे वजह ये रहती है कि पार्टी का जब बैनर होता है या बी फॉर्म पार्टी का मिल जाता है तो वो, और अगर आप किसी निर्दलीय तौर पर मैदान में हैं तो फिर उसमें जब तक कि कोई राजनीतिक समीकरण बहुत अप्रत्याशित तौर पर प्रत्याशी के पक्ष में ना हो, जीत दर्ज करना मुश्किल होता है। जो राजनीतिक समीकरण है उसके पीछे की एक वजह ये रही। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है वो दरअसल ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोवट एक आदिवासी बहुल सीट है और बीजेपी के केंद्र बिंदु में इस वक्त में आदिवासी हैं। तो ये जो उपचुनाव है दरअसल वो इस लिहाज से भी परखे जाएंगे कि 2023 को लेकर बीजेपी की जो तैयारी है वो कैसी तैयारी है, और उसमें जो आदिवासी हैं वो कहाँ खड़े हैं। क्या बीजेपी के पक्ष में खड़े हैं या कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं या फिर जैस के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि एक जैस जो पहलू है वो शायद हम चर्चा में भूल रहे हैं। हाँ। जैस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं चारों सीटों को लेकर, और जैस का भी अच्छा खासा प्रभाव उन इलाकों में है। हीरालाल अलावा जो कांग्रेस से विधायक चुने गए, पहले जैस के संरक्षक थे, वो इस बात का प्रमाण है कि आदिवासियों में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाई थी। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर दौरे पर आए थे तो एक मंत्र देकर गए थे। 18 बिंदुओं का वो मंत्र है, योजनाएं हैं और क्या करना है पार्टी को, सरकार को, ये बताकर गए थे। तो वो दरअसल बातें और उनको कैसे आगे कैरी ऑन किया जाए, तो उसकी जो एक तरीके की कसौटी है वो उपचुनाव में परखी जाएगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी को एन केन प्रकार इस सीट पर जीत चाहिए थी। यही वजह है कि कांग्रेस से लाए हुए एक व्यक्ति जिन्हें एक हफ्ते पहले ही पार्टी में शामिल कराया गया, पात्रता पर्ची दे दी और अब पार्टी का उम्मीदवार भी बना दिया गया। हालांकि उनका खुद का जो कैडर होगा वो इनको कितना पचा पाएगा, क्योंकि वहां भी विरोध के जो सुर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी में आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब संगठन की नाम तय कर दिया जाता है तो फिर वही प्रत्याशी माना जाता है और पार्टी उसी के लिए काम करती है। तो देखना होगा कि क्या ऐसा ही होगा, क्योंकि इससे पहले का जो दमोह का उपचुनाव हुआ उसमें पार्टी इसका नुकसान उठा चुकी है। राहुल गांधी को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, उसमें जो बाद में समीकरण निकल के आए कि जयंत मलैया जैसे दिग्गज नेता के ही जो बाढ़ था वहां तक में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और भी कई बड़े नेता थे। तो कुल मिलाकर ये है कि उपचुनाव में ऐसे दांव कभी कभी उल्टे भी पड़ जाते हैं, लेकिन कोशिश में कमी न रह जाए। संभव है कि ये दिखाने की कोशिश भी होगी और राजनीतिक समीकरण बनाने की भी कोशिश होगी। जोवट का जो समीकरण है वो ये कहता है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उसका अपना जनाधार, और जो कि सुलोचना रावत और विशाल रावत आए हैं कांग्रेस से, तो उनके जो होंगे समर्थक होंगे, उनका जो जनाधार होगा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। संभव है कि ऐसी कोई रणनीति रही होगी। तो ये एक दूसरी बात हो गई। और तीसरा दरअसल जो पृथ्वीपुर सीट है, पृथ्वीपुर सीट पर शिशुपाल यादव का नाम तय किया जाना हालांकि थोड़ा सा चौंकाता भी है, क्योंकि वो आयातित नेता वो भी हैं, समाजवादी पार्टी से पिछला चुनाव लड़ा था। लेकिन जो गणित उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है वो दरअसल ये दिखाई दे रहा है कि जब पिछला चुनाव हुआ था पृथ्वीपुर में, तो उसमें जो ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ थे, पूर्व मंत्री भी
रहे। हालांकि उनका दुखद निधन हुआ और उनके निधन की वजह से ही ये उपचुनाव इस सीट पर हो रहा है। तो ब्रजेंद्र सिंह राठौर को के ने जिसको शिकस्त दी वो दरअसल शिशुपाल यादव से दूसरे नंबर थे पर थे। बीजेपी की स्थिति वहां इससे भी गई गुजरी थी। तो शिशुपाल यादव क्या अब ब्रजेंद्र मेरा सिंह ख्याल राठौर चौथे नंबर, तीसरे या चौथे नंबर पर बीजेपी वहां जी सिमट जी गई थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा। और यही वजह है कि उनको लाकर आप टिकट देने की कवायद जो है वो की गई और ये कहा जा रहा है कि वो एक कड़ा मुकाबला दे सकेंगे। लेकिन सर वो यहीं पर एक कि अपने संगठन को, अपने कैडर को संभाल पाना, क्योंकि जब भी किसी बाहरी नेता को टिकट दिया जाता है जो पैराशूट लैंडिंग करता है, क्योंकि पहले यही पार्टियों में पैराशूट लैंडिंग का विरोध हुआ करता था, हाँ। लेकिन अब बीजेपी में दरअसल पैराशूट लैंडिंग एक आम बात हो गई है। तो वो पैराशूट लैंडिंग होना और तुरंत टिकट भी मिल जाना, ये दरअसल पार्टी का खुद का जो कार्यकर्ता है वो पचा नहीं पा रहा है इस बात को। लेकिन चूंकि संगठन का आदेश है और वही आदेश ही सर्वोपरि है, हाँ। वो दिखने में तो दिखाई देता है कि हाँ वाकई में अब वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन क्या जब बात आएगी संगठन के लिए काम करने की तब सही होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दमों का उदाहरण बार बार देने की यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि कभी कभी इस तरीके के नुकसान उठाने पड़ जाते हैं। जी। तो ये बात हुई। और दरअसल तीसरी जो रेगांव सीट है, उस रेगांव की सीट में जो प्रतिमा बागरी हैं उनको टिकट दिया गया है। पिछले काफी वक्त से वो सक्रिय थी, महिला मोर्चे में सक्रिय थी, वहाँ की जिला महामंत्री भी हैं। उनकी सक्रियता को देखते हुए ही उनको जो टिकट है वो दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी जो जुगल किशोर बागड़ी थे उनके परिवार में टिकट देने पर भी इस तरीके की बातें थी कि हो सकता है कि आपसी घमासान उसमें हो, क्योंकि उनके भतीजे और फिर उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। तो वहाँ पर भी संभवतः प्रतिमा बागड़ी के तौर पर एक बीच का रास्ता निकाला गया है। तो कुल मिलाकर ये 4 सीटों का गणित है। आज नवरात्र का दिन है और आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा जा रहे हैं। खंडवा का उनका कार्यक्रम तय हो गया है। दोपहर 2 बजे वो खंडवा पहुंचेंगे, वहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, एक सभा को संबोधित करेंगे छोटी, और वहाँ पर जो ज्ञानेश्वर पाटिल है उनके जो नॉमिनेशन है उसको फाइल कराने में शामिल होंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। जी जी। और ये जब आप बागरी का जिक्र कर रहे थे, दरअसल ये बात सही है कि रैगांव में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, 2 भाइयों में ही इस सियासत को, इस दावेदारी को लेकर अजीबोगरीब स्थिति बन गई है और वो विस्फोट की हद तक ना पहुंचे, और विस्फोट हो भी तो बीजेपी को उसका नुकसान ना हो। शायद यही वजह है कि प्रतिमा बागरी को यहां से मौका दिया गया है। तो ये अब ऐलान, हालांकि हम लगातार आपको यही नाम बता रहे थे, तो उसमें नया कुछ नहीं है। बस जो संशय था कि चौंकाने वाली पार्टी कहीं कुछ और धमाका ना कर दे, उस पर से अब ये क्लियर हो गया है कि नहीं, अभी कोई ऐसा धमाका नहीं। जो नाम हम आपको लगातार बता रहे थे वही नाम फाइनल हुए। रंजना भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, नाम का ऐलान भी हो गया और मेरा ख्याल अब नामांकन दाखिले का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। रंजना, जी ललित, बिल्कुल जो नामांकन भरने का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। 8 अक्टूबर तक जो नामांकन फॉर्म है वो भरे जाएंगे और इसके बाद जो नाम वापसी का सिलसिला है वो भी शुरू होगा। लेकिन नाम वापसी का तो यहाँ पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है ललित, लेकिन नामांकन भरने के बाद जनता के बीच ये तमाम जो कैंडिडेट हैं वो जाएंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते जो अगर देखा जाए तो जो कम संख्या में यानी 5 लोगों को ही वो अपने साथ ले जा सकते हैं प्रचार करने के लिए, और इस वजह से वो जनता के बीच पहुंचेंगे। तो बेहद कम दिन अगर देखा जाए तो बचे हैं नामांकन के लिए, और ऐसे में जल्द से जल्द अब सभी जो कैंडिडेट है उनके नामांकन फाइल किए जाएंगे और उसके बाद जो प्रचार प्रसार का दौर है वो शुरू किया जाएगा। ललित, वाकई प्रचार प्रसार का दौर शुरू किया जाएगा। शरद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद से भी हम चर्चा इसी तरीके से सीट के हिसाब से लगातार कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं समीकरणों को। शरद, में एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। खंडवा पर खास फोकस लगातार, आपने भी ये कहा कि खंडवा लोकसभा सीट जो है, ये शायद ऐसी स्थिति हो गई कि सांकेतिक तौर पर यहाँ से जीत दिखाना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है शरद। और ये भी तय है कि हमें खंडवा में अभी पूरा एक लाव लश्कर नजर आने वाला है इस जीत के लिए। शरद,
तो संभवतः शरद तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है और रंजना ने जिस तरीके से कहा कि अब मैदान पर मेहनत, हालांकि मैदान पर ये सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रंजना ने एक अच्छी चीज याद दिलाई। रंजना, वैसे एक बात है कि भले नामों का ऐलान हो या ना हो, बीजेपी आदत जरूर डलवा देती है कि हर किसी को मैदान पर मेहनत पहले से करनी है। नाम का ऐलान बाद में देखा जाएगा, मेहनत सबको पहले करनी है। और शायद मुरलीधर राव यही क्लास लेकर गए थे। फिर उन्होंने ऐसा कुछ भी कह दिया कि कौन लायक है और कौन लायक नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, वो वाला नालायक नहीं था, वो वाला लायक था। खैर, मेहनत पहले से करवा रही है बीजेपी। रंजना जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस बार ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों के लिए अगर कहा जाए तो उपचुनाव का रण थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, कठिन डगर है, क्योंकि जनता की जो नाराजगी है वो भी कई मुद्दों को लेकर है। चाहे वो महंगाई हो, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और तमाम जो दूसरी समस्याएं हैं, सड़कों के गड्ढे इस बार चुनाव में बेहद जो मुद्दा है वो बनकर उभर रहा है। तो ऐसे में ये जो तमाम नाराजगी है, इनको अगर कांग्रेस भुनाने की कोशिश करती है तो वाकई वो एक बड़ा जन समर्थन जनता का हासिल कर सकती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता का समर्थन हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि दमोह में उपचुनाव हुआ था और दमोह उपचुनाव का परिणाम सबके सामने। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो शुरुआत से ये कह रही थी कि हम दमोह जो उपचुनाव है वो जीत रहे हैं, लेकिन परिणाम सबके सामने था कि जो दमोह उपचुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और कांग्रेस की वहां पर जीत हुई। तो इस जीत से कांग्रेस जरूर उत्साहित नजर आ रही है और दोनों ही पार्टियों के लिए ये जो उपचुनाव की डगर है वो बेहद आसान नहीं कही जा सकती है ललित, थोड़ी सी मुश्किल जरूर है। और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए या फिर कांग्रेस की कही जाए, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को यहाँ पर जोर आजमाइश करनी होगी। और दमोह मॉडल पर इस बार जो कांग्रेस पार्टी है वो काम कर रही है। हालांकि दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी आए हैं तो थोड़ी सी नाराजगी जरूर कार्यकर्ताओं की जो नेता है उनकी देखने को मिल रही है। और जो दावेदारी कर रहे थे उनको टिकट ना मिलने से वो जो नाराजगी है उसको भी शांत करना होगा और कांग्रेस को अपनी गुटबाजी और कमजोरियों पर काम करना होगा। यानी दोनों ही पार्टियों के लिए ये जो उपचुनाव का रण है उतना आसान नहीं होगा जितना कि नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियों को बहुत बड़ी दम से जनता के बीच समर्थन हासिल करना होगा, क्योंकि ये जो उपचुनाव है, ये तो आपने मतलब जानकारी में 2000 जो मध्य प्रदेश जानकारी में ये तो आपने बहुत ही बड़ा टास्क दे दिया कि कांग्रेस को अपनी गुटबाजी खत्म करनी होगी और एक साथ मिलकर काम करना होगा। ये तो ऐसा टास्क है कि लंबे अरसे से कांग्रेस इस पर काम नहीं कर पा रही है। लेकिन ये बात सही है कि कम से कम मुकाबले को एक ऐसी स्थिति पर ले आना जब सामने वाली पार्टी को ये ना लगे कि उसके पास वॉकओवर जैसी स्थिति है, ये कम से कम कांग्रेस ने किया है, इतना तो तय है। हालांकि जनादेश है, जनता के मन का कोई भरोसा नहीं। रंजना जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जनादेश तो जनादेश है। जनता के मन में क्या है ये दमोह सीट से जरूर निकलकर सामने आ गया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। क्योंकि उपचुनाव में आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का पड़ला बेहद भारी माना जाता है, लेकिन वहां पर एक बड़ा उलटफेर हुआ दमोह उपचुनाव में। तो ऐसे में अब जो कांग्रेस है वो उत्साह जरूर नजर आ रही है और काफी विचार विमर्श करने के बाद जो जीत के उम्मीदवार हैं, यानी सर्वे में जिनका नाम जीत को लेकर सामने आ रहा था, उनको ही वहां से प्रत्याशी घोषित किया गया। चाहे कल्पना वर्मा की बात करी जाए, चाहे वो सहानुभूति के तौर पर जनता को लुभाने के लिए, अपनी पाले में करने के लिए नितेंद्र सिंह जो राठौर हैं, बृजन सिंह राठौर के बेटे का जो नाम निवाड़ी सीट से फाइनल किया गया है, कल्पना वर्मा का नाम सामने आया है और अरुण यादव का टिकट एन वक्त पर जो नाम उन्होंने वापस लिया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए जरूर नामों की घोषणा की है, ताकि जन समर्थन भी हासिल कर सके और जनता के बीच वो जो विश्वास है वो भी हासिल कर सके। और कांग्रेस के खाते में ये जो सीटें थी, चाहे वो निवाड़ी की बात करी जाए, जोबट की बात करी जाए, रेगांव की बात करी जाए, तो इन सीटों पर कांग्रेस फिर से अपनी जो जीत है वो सुनिश्चित कर सके। और जिस तरीके से उपचुनाव निधन के बाद जो उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पर, तो
कांग्रेस अपनी वर्चस्व वाली इन सीटों को एक बार फिर से अपने ही खाते में लेकर आ सके। तो इन तमाम बातों पर अब कांग्रेस पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही है और कोशिश जो तमाम कैंडिडेट के साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी यही है कि ये जो सीट है इन पर फिर से कांग्रेस की ही जीत सुनिश्चित हो सके। ललित, वाकई फिर से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो सके, कांग्रेस कोशिश ये लगातार कर रही है। एक बात और, नितेंद्र का आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है वो लंबे अरसे से एक्टिव भी थे, उन्हें पहले ये साफ कर दिया गया था। और सहानुभूति का जो वोट होता है, भारतीय मानस अभी भी बहुत दिल से सोचता है, वो बहुत जब वो मत देने जाता है बहुत ज़्यादा मीन मेख निकालना, और ख़ास तौर पर जबकि संवेदनाओं का मसला हो, सहानुभूति का हो। यही वजह है कि नितेंद्र बहुत पहले से एक्टिव थे और वो मेरा ख्याल है उनके पिता के रहते हुए भी उनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहा करते थे। रंजना, जी, नितेंद्र की सक्रियता की बात करी जाए तो जाहिर सी बात है कि उनके पिता का चेहरा उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनके साथ ही वो तमाम सभाओं में और जनता के बीच उनका हाल चाल जाने, समस्याओं को समझने की कोशिश जरूर किया करते थे। लेकिन सहानुभूति एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जनता के बीच जिस तरीके से सहानुभूति के वोट को लुभाने की कोशिश यहाँ पर जरूर कांग्रेस ने की है, जो बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे को मैदान में उतार कर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सहानुभूति फैक्टर ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि उनको जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानकर और क्या कुछ वहां पर परेशानियां हैं, कितना काम कांग्रेस ने वहां पर इन बीते सालों में किया है, तो इन तमाम बातों को भी देखा जाएगा। तो सिर्फ सहानुभूति फैक्टर ही एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनता की नाराजगी क्या है और किस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर काम किया है, कितनी कांग्रेस ने वहां पर जब वहां पर कांग्रेस विधायक रहे हैं तो कितना काम किया है, तो इन तमाम बातों को भी जनता तोलेगी और पूरी तरह से जो जनता के मन में क्या है वो उपचुनाव में जब मतदान होगा तभी समझ में आएगा, जब मतगणना होगी तभी समझ में आएगा। लेकिन फिर भी एक बड़ा फैक्टर फिलहाल सहानुभूति साबित हो सकती है, लेकिन सहानुभूति के साथ साथ जनता का समर्थन हासिल करना भी एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने इस सीट को लेकर रहेगी। ललित जी जी जी, चलिए और जरा इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। और हम हालांकि शुरुआत से नाम बता रहे थे, प्रवीण दुबे साहब सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो 4 सीटों पर जो नाम, हालांकि हुआ वही जो नाम हम लगातार बता रहे थे वही फाइनल है, बस एक औपचारिकता बाकी थी, वो औपचारिकता भी हो गई। सबसे पहले इन चार नामों का ऐलान है, उसे लेकर आपका रिएक्शन, फिर मेरा सवाल रहेगा। जी प्लीज। बीजेपी ने बहुत सोच समझ के सारी चीजें तय की हैं, लेकिन जो अगर आपको याद हो कि जब ये इलेक्शन अनाउंस हुआ था तब से हम ये कह रहे थे कि दोनों के लिए आसान नहीं है और टिकट तय होते ही तय हो जाएगा कि किसकी तरफ जा रहा है। अब उलझा हुआ चुनाव दिख रहा है, क्योंकि आप देखो कि खंडवा से अगर ज्ञानेश्वर पाटिल को तय किया तो खंडवा में लोगों की सहानुभूति नंदू भैया के साथ है, उनकी डेथ के बाद वो सीट खाली हुई उनके बेटे के साथ है। ये लगा होगा पार्टी को कि शायद वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ये नुकसान, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी वहां से ज्ञानेश्वर पाटिल को जिताना। हालांकि कैंडिडेट वो मजबूत हैं, लेकिन प्रवीण जी, बीजेपी इसी तरह की चुनौतियां खोद कर निकालने और फिर उन्हें जीत में तब्दील करने, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का अच्छा है, ये इससे आप इत्तेफाक रखेंगे? बिल्कुल रखता हूं मैं इस बात से। और जैसे मेरा वाक्य पूरा नहीं हो पाया था कि वो भी मतलब कम जनाधार वाले नेता नहीं है जिन्हें उन्होंने उतारा है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो जी। और बीजेपी ने एक सर्वे कराया था इंटरनल और उसके हिसाब से उन्होंने तय किया था। आप देखें कि सुलोचना रावत वाला जो मामला है वो कांग्रेस से आई हैं, लेकिन ठीक है उनका जनाधार है, उनके बेटे का भी वहाँ, विशाल का भी वहाँ जनाधार है। तो कुल मिला के अब हम ये कह सकते हैं कि रोचक होंगे चुनाव, बहुत एक तरफा कहीं झुके हुए जैसे दिखते नहीं है। दोनों पार्टियों की अगर हम लिस्ट देखें तो मुकाबला कड़ा हो सकता है और दिलचस्प भी होगा। जी, दरअसल यही मेरा आपसे अगला सवाल रहने वाला था कि ये स्थितियां दरअसल मध्य प्रदेश में दमोह के बाद खासतौर पर इस तरह की बन गई, या ये भी कहा जाए कि कांग्रेस के एक तरह से जोर लगाने के बाद स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि पहली बार ये होगा कि ये जो 4 सीटों का उपचुनाव है, इससे पहले भी जो उपचुनाव हुए और अब जो ये 4 सीटों का उपचुनाव है, फीलिंग एकदम विधानसभा चुनाव वाली आती है, कट टू कट, नेक टू नेक चलने वाला मामला। जी, आप बिल्कुल सही है। और आप देखिए कि मुझे लगता है कि अगर हम पूरी चालों लिस्ट की बात करें तो ज्ञानेश्वर पाटिल पे तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया ललित,
जी। सलूशन वाले मसले में भी बीजेपी के पास एक बड़ा टेस्टेड और ट्रस्टेड उदाहरण है कि वो उन लोगों को जिता के ले आई जो लोग सीधे पाला बदले थे सिंधिया जी के साथ, हाँ। उनमें अधिकतर लोगों को जिता के ले आई। तो बीजेपी को ये उम्मीद होगी, जैसे आपने कहा कि बीजेपी ऐसी चुनौती को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, तो उसे उम्मीद होगी कि हम सुलोचना को भी जिता लाएगी। उन्हें ये उम्मीद होगी कि भाई वहां से वो लोग उन्हें जिता लाएंगे। दूसरा, पृथ्वीपुर में जो इन्होंने शिशुपाल सिंह को टिकट दिया, शिशुपाल सिंह का मुकाबला है नितेन से, और वो उनके पास भी सहानुभूति वाली लहर है। उनके पिताजी ब्रजेंद्र सिंह राठौर का बहुत अच्छा वहाँ जनाधार भी था और बड़े लोकप्रिय नेता थे। तो कुल मिला के उसी बात को मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि अभी जब हम लोग पहले कह रहे थे कि बहुत कुछ तय हो जाएगा, जब सीट अनाउंस हो जाएगी, हाँ। तो % लगभग तय हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि हमें अपने उस वाक्य को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ तय होने जैसा दिखता नहीं है। दोनों के पास टक्कर के उम्मीदवार हैं और अब किसी भी तरफ जा सकता है चुनाव। शिशुपाल को तो सिर्फ एक पायदान ऊपर ही चढ़ना है। पिछली बार वही सेकंड पर थे, उन्हें सिर्फ एक पायदान ऊपर चढ़ना है। और नितेंद्र को कैसे वो काबू में करेंगे, शायद ये बीजेपी जान रही है, और यही वजह है कि शिशुपाल को मौका मिला है। प्रवीण जी, आप देखें कि अब इस मामले में थोड़े से वर्जनाएं जो नैतिकता की हैं वो टूटेंगी। आपने हाँ। देखा होगा कि जब भी पृथ्वीपुर में बड़े नेताओं की रैली हुई है तो अमूमन ये होता है कि भाई जो मृत हो चुके हैं लोग, उन पर हम उंगलियां नहीं उठाते। हाँ। लेकिन देखा कि ब्रजेंद्र सिंह जी पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। गोपाल भार्गव ने भी कहा जब वहाँ रैली की तो कहा कि भाई यहाँ जिन लोगों का शासन था उन लोगों ने क्या किया, और एक तरह से उन्हें बहुत सारे उन पर लांछन जैसे लगाए गए राजनीतिक। तो ये सिलसिला चलेगा। अब बीजेपी आसान्वित है। मुझे मतलब मेरी कुछ बीजेपी के नेताओं से बात हुई तो वो इस बात को लेकर आसान्वित हैं कि सहानुभूति लहर जो है वो पृथ्वीपुर में काम नहीं करेगी। हाँ। और वो ब्रजेंद्र जी की बात अलग थी, उनके बेटे की बात अलग है। लेकिन फिर भी चूंकि उस इलाके के लोग, बुंदेलखंड के लोग भावुक होते हैं, और अभी हाल में ही उनका निधन हुआ, कोविड के कारण हुआ, तो ये बहुत आसान है बीजेपी के लिए ये कहना शायद मुश्किल होगा। ये आपने सही कहा। अभी भी हमारी जनता बहुत जज्बाती है। अब वोट देने जाते जाते दिमाग से बटन दब जाए या दिल से दब जाए, इसका बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जज्बात अभी भी इस देश में जनादेश पर बहुत आगे हैं। और आप प्रवीण जी बने रहिएगा हमारे साथ। अजय सिंह यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह यादव साहब, बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, आपका एक रिएक्शन, फिर चर्चा। देखिए ललित जी, जैसे कांग्रेस पार्टी पहले ही कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में केवल दल बदल और परिवारवाद के आधार पर टिकट दिए जाएंगे, तो अगर हम देखें पृथ्वीपुर हो चाहे जोवट हो, दोनों जगह दल बदलू को टिकट दे दिए। रेगांव में दिवंगत नेता के परिजन को दे दिया। केवल खंडवा में एक कार्यकर्ता को टिकट मिल पाया। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए केवल 25% हिस्सा बचा है। अब कार्यकर्ताओं की जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह गई है। इस चीज का कार्यकर्ताओं को मलाल भी रहेगा और भाजपा को नुकसान भी होगा। और चुनाव के मुद्दे तो वही रहेंगे जो प्रदेश के मुद्दे हैं, और कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को जनता के बीच में लेके जाएगी। चाहे मध्य प्रदेश में महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का हो, अपराधों के मामले हो, और जिस तरह से दिन प्रतिदिन प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे चुनाव के मुद्दे रहेंगे। कोरोना काल के जो हालात रहे हैं वो जनता भूली नहीं है, और अब डेंगू के हालात कोरोना जैसे होते जा रहे हैं, ये भी मुद्दा जनता के सामने है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी और चारों सीटें जीतेगी। जी जी, जैसे आपका दावा है चारों सीटें जीतेंगी, कहीं कोई कड़ी टक्कर आपको नजर आ रही है? किसी सीट पर कोई कड़ी टक्कर नजर आती है? देखिए ललित जी, कड़ी टक्कर का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में दमोह उपचुनाव एक नजीर बन के उभरा था, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ मानती थी दमोह। हाँ। और ऐसे गढ़ वाले वहां कांग्रेस की कामयाबी ज्यादा बड़ी है कि जयंत मलैया की नाराजगी? यादव साहब, देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह के तर्क देती है, लेकिन चुनाव हमेशा जनता जिताती है। अगर जनता चुनाव नहीं जिताती तो कांग्रेस पार्टी जो सीट 80-90 के दशक में भी नहीं जीत पाई, वो इतने भारी मार्जिन से जीती। भाजपा का पैसा, धन बल, सत्ता का बल सब धरा रह गया। उसी तरह इन चारों क्षेत्रों में आप देखेंगे जो प्रदेश के मुद्दे हैं,
जनता परेशान है। उन मुद्दों को हम जनता के बीच में लेके गए हैं और जनता तक वो बातें पहुंच रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पे हारेगी क्योंकि जनता परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। जी जी, राजनारायण जी को लेकर भी आप कॉन्फिडेंट हैं, एकदम कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि उनकी नाराजगी के चर्चे भी, कांग्रेस से नाराजगी के चर्चे भी पुराने इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, वो रहे हैं। अजय जी देखिए, राजनारायण सिंह जी कांग्रेस के पुराने नेता हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनका पूरे क्षेत्र में प्रभाव है। निश्चित ही उनके अनुभव का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अरुण यादव जी भी उनके समर्थन में मैदान में उतर गए हैं आज उनके नामांकन के लिए, और अन्य जो भी चुनावी तैयारियां हैं उनके लिए अरुण यादव जी स्वयं खंडवा पहुंच गए हैं। इसलिए हमें लगता है कि अरुण यादव जी और राजनारायण सिंह जी की जोड़ी मिलकर कांग्रेस पार्टी को खंडवा। सवाल यही तो है कि वाकई क्या ये जोड़ी बन पाएगी। हालांकि उन्होंने बड़ी जज्बाती शायरियां लिखी हैं अरुण यादव साहब ने दोस्ती और दगाबाजी की पिछले कुछ दिनों में, लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए रह जाता है कि क्या ये जोड़ी बन पाएगी। देखिए, जोड़ी तो बन चुकी है। अरुण यादव जी ने स्वयं कहा है मैं पूरी ताकत से कांग्रेस को जितवाऊंगा, और आप देखेंगे परिणाम में दिखाई देगा। और चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस एकजुट है। जी जी, आप प्लीज बने रहेगा। प्रवीण जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, जोड़ी बन गई है खंडवा को लेकर, ये कहा जा रहा है कि नहीं जोड़ी एकदम बनी हुई है, अरुण यादव डटकर खड़े हुए हैं, पर उनकी वो जो शायरियां हैं वो संशय पैदा करती हैं। संशय रहेगा कि नहीं रहेगा? जी देखिए, दोनों चीजें हैं ललित। ये राजनारायण जी को जितना अजय जी महिमा मंडित कर रहे थे, तो इनको एक बात सोचनी पड़ेगी कि जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो इसी पार्टी ने उन्हें मानधाता सीट के लायक नहीं समझा था। हाँ। कि शायद वो हार जाएंगे और उनके बेटे को टिकट दिया था। तो विधानसभा चुनाव से लेके अभी का लोकसभा उपचुनाव तक ऐसी कितनी लोकप्रियता उनकी बढ़ गई कि आप जिन्हें एक विधानसभा के लायक नहीं समझे थे कि ये जीत पाएंगे कि नहीं, उन्हें 7 विधानसभा का लीडर बनाने के लिए उतार दिया, नंबर 1। और नंबर 2, जो आप अरुण जी की बात कर रहे थे, तो अरुण जी के पास हालांकि ये कितने भी नाराज हों, उनके पास इसके अलावा और कुछ बचेगा नहीं। अगर वो वहाँ काम नहीं करते, वहाँ यदि खंडवा हारती है तो जब हम अभी से कयास लगा रहे हैं तो पार्टी तो लगाएगी ही कि अरुण यादव के कारण हार गए। तो उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, उन्हें अपनी आगे की राजनीति को अगर और लंबा खींचना है, क्योंकि वो खुद भी हार चुके हैं वहां से। तो अरुण यादव मुझे लगता है कि ईमानदार प्रयास करेंगे वहां खंडवा में, लेकिन ये ईमानदार प्रयास उस प्रत्याशी को कितना बूस्टअप करेंगे या वो कितनी ताकत वाले हैं, ये तय होगा, क्योंकि पार्टी नहीं उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में। प्रवीण जी, खंडवा को मैं और बारीकी से आपसे हमारे दर्शकों के लिए और समझने की कोशिश करेंगे। और अजय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार उपचुनाव का रण, और अब चूंकि ये दिलचस्प हो गया है, दोनों तरफ के चेहरे सामने आ गए हैं, तो अस्त्र शस्त्र भी अब निकलने लगेंगे। यही वजह है कि ये दिलचस्प हो गया है। इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सिंगरौली को सीएम शिवराज की सौगात, जल जीवन मिशन